नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं एफोरिज्म नंबर 59। ये बहुत बड़ा एफोरिज्म है। इसमें हैनीमैन सर ने दरअसल बताने की कोशिश की है, किसी भी ड्रग के प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन की थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है। उसी के सापेक्ष इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना, और समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से। चलिए पढ़ते हैं कि जो भी किसी भी डिजीज़ के, इसको पूरा पढ़ेंगे तो नहीं, ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बड़ा है ये चूँकि। तो किसी भी इम्पॉर्टेंट सिम्पटम, कोई भी डिजीज़ का अगर जो परसिस्ट कर रहा है, तो उसको अगर हम जस्ट अपोजिट एंटागोनिस्टिक ना भी लें, तो भी क्या होता है कि अगर हम मोर अमाउंट में, ज़्यादा डोज में मेडिसिन देते हैं, तो होता क्या है, कोई भी ड्रग होती है उसका एक प्राइमरी एक्शन होता है और जो उसकी डोज के आधार पे उसका सेकेंडरी एक्शन तय होता है, जो कि हमारा वाइटल फोर्स जो होता है वो सेकेंडरी एक्शन देता है। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल्स लिए हैं कई सारे, हम उनको देखते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट है, बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस कर रहा है, तो उसको कॉफ़ी पीता है, कॉफ़ी की नींद ना आए, है ना। तो कॉफ़ी का जो नींद ना आने वाला वो प्राइमरी एक्शन होता है, लेकिन हम कॉफ़ी चूँकि ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो होता क्या है कि उसका कुछ समय बाद हमें सेकेंडरी एक्शन देखने को मिलता है और हमें ज़्यादा फिर नींद आने लगती है ना। इसी तरह से ओपियम है। ओपियम को लोग यूज़ करते हैं कि नींद के लिए ही, है ना, जिनको सेम नाइट स्लीप बट सब्सिक्वेंट नाइट बट स्लीप, नींद नहीं आती है, उनके लिए ओपियम दी जाती है। तो ओपियम के भी चूंकि मोर डोजेस लेते हैं, इसलिए क्या होता है कि शुरुआत के कुछ नाइट्स तो आराम से पेशेंट सो जाता है, लेकिन फिर उसको क्या होती है, अब उसकी और ज़्यादा डोज चाहिए होती है सोने के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो स्लीपलेसनेस का शिकार हो जाता है, फिर उसे नींद नहीं आती है। इसी तरह क्रॉनिक डायरिया में, जो कि ओपियम जो होता है बिनम कर देता है नर्व्स के सेंसेशन को और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी जो है कम कर देता है। तो इसलिए हम जो है क्रॉनिक डायरियाज में इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि इसका मोर डोज यूज़ करने के कारण क्या होता है, ये कुछ समय के लिए तो इसका डायरिया रुक जाता है, लेकिन जब काउंटर एक्शन दिखाता है तो फिर से डायरिया जो है वो शो होने लगता है। इसी तरह से ओपियम को हम पेन बिनम सेंसेशन, नर्व्स के सेंसेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो पेन किलर के रूप में भी दी जाती हैं ओपियम। तो वहाँ पर कुछ समय के लिए तो पेन सप्रेस हो जाता है, लेकिन फिर मोर एग्रीवेटेड फॉर्म में पेन समझ में आता है। इसी तरह से चूँकि इरिटेशंस को, नर्व सेंसेशन को ही ख़त्म कर देता है, तो गले में हमारे कोई भी इरिटेशन हो रहा है तो उसको भी जो है ओपियम क्या करेगा, बिनम कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो कफ वगैरह में जो बहुत ज़्यादा खांसी आती है, उसमें भी जो हमारे कितने भी कफ सिरप्स होते हैं, उन सब में ओपियम का यूज़ होता है। क्योंकि मोर डोजेज में यूज़ होता है, तो शुरुआत की कुछ घंटों में तो हमें बहुत अच्छा आराम लगता है गले में, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका जब सेकेंडरी एक्शन होता है, वो फिर से मोर एग्रीवेटेड फॉर्म में कफ जो है होता है। इसी तरह से आगे एग्जाम्पल दिया है कि जो यूरिन रिटेंशन में यूज़ करते हैं कैंथेराइड्स का। ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, शुरुआत के टाइम पे जब यूरिनरी ब्लैडर मतलब वीक हो गया है ना, रिटेंशन हो रहा है यूरिन का, तो यूरिनरी पैसेज जो है ब्लॉकेज जैसा हो गया है, यूरिन पास नहीं हो रहा है ढंग से, तो कैंथेराइड्स का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ भी प्राइमरी एक्शन में तो यूरिन आराम से होता है, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में फिर वही प्रॉब्लम आती है कि वो फिर से वही समस्या रिपीट हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे परगेटिव, लग्जेटिव का यूज़ करते हैं कि मोशन क्लियर हो जाए, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है, लेकिन वो फिर बाद में मोर कॉन्स्टिपेशन कॉज करा देते हैं। इसी तरह से और भी वाइटैलिटी वीक के लिए, है ना, जिसकी वाइटैलिटी डिम है या कोल्ड, अंदर से ठंडक लग रही है, तो उनको वार्म बाथ्स एप्लीकेशन किए जाते हैं, अप्लाई करने के लिए कहा जाता है, या वाइन वगैरह दी जाती है, तो वो कुछ ही घंटों के लिए उसको इंटरनल वार्म प्रदान करती है। उसके बाद फिर वही कंडीशन जाती है, डिएबिलिटी वैसी की वैसी हो जाती है, उसकी बॉडी में ठंडक वैसे ही रहती है। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोराइजा म्यूकस स्टॉप करने के लिए दिए जाते हैं, है ना, लेकिन वो फिर से
वो उसी फॉर्म में वापस आ जाते हैं। इसी तरह से बात करते हैं मस्कुलर एक्शंस की, गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, का यूज़ करके मसल्स को क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। जहाँ पैरालिटिक लिम्ब वगैरह की कंडीशन आती है वहाँ पर, लेकिन वो कुछ समय के लिए काम करते हैं, फिर से वो वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर हैनीमैन सर ने ये सारे एग्जाम्पल्स ये दिखाने के लिए कहे कि हम अगर अब एंटागोनिस्टिक नहीं भी चल रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से डोज का यूज़ कर रहे हैं, उसके किस एक्शन को किसी भी ड्रग के किस एक्शन को ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल 59 में दिए वो सब काउंटर एक्शन, सेकेंडरी एक्शन में मोर जो है एग्रीवेटेड फॉर्म में रिटर्न होते हैं। ये हैनीमैन सर यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं और बोलते भी हैं कि हाउ ऑफन इन वन वर्ड द डिजीज इज एग्रीवेटेड और समथिंग इवन वर्स इन affected by the secondary action of such antagonistic remedies, कि सेकेंडरी एक्शन में मोर एग्रीवेटेड फॉर्म में जो है डिजीज नजर आती हैं और दिखती हैं। द ओल्ड स्कूल विद फॉल्स थ्योरीज डज नॉट परसीव, और ओल्ड स्कूल इस चीज को परसीव नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बट एक्सपीरियंसेस टीचेस इट इन अ टेरिबल मैनर, लेकिन ये जो जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो हमें यही बताते हैं कि इस तरह की डोजिंग या तो बंद करनी चाहिए, है ना। हम किस तरह से मेडिसिन का यूज कर रहे हैं और टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पे हमें मेडिसिन देनी होगी, ना कि इस तरह से, है ना। मेडिसिन कोई भी ड्रग है उसकी यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है इस पर डिपेंड करता है ना। तो ये चीज हमें रोकनी होगी। यहाँ पर हैनीमैन सर ने यही डिस्क्राइब किया है। इसके शायद लास्ट जो एफॉर्जम है 60, उसमें भी आगे यही बताने की कोशिश की है। उसको हम बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा जो है फुटनोट है ना, बहुत बड़ा फुटनोट है। इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। होम्योपैथी अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।